वक्त दिया। जी, थैंक यू शकील भाई। मैं समझ रहा हूँ कि इस बार जो होली है आपकी पिता के बगैर है। निश्चित तौर पर ये होली पहले की तरह नहीं होगी। आपने बचपन से अब तक पिता के साथ तमाम होलियाँ आपने बनाई होंगी। इस बार होली फिर आपको कैसा लग रहा है? होली अब ये 24 जनवरी तक मैं बेटा था जी, और सच में 24 जनवरी से मुझे ये महसूस हुआ कि अभी मैं आदमी बन गया। जी, तो ये फीलिंग क्योंकि हर पुत्र ने देखी है जी, जिनके जी, जी, ऊपर से पिता का साया गया है। जी, बस यही कि जो पिताजी की इच्छा रहती थी, पिताजी जी, का कि यहाँ पे जो लोग आज वर्षों से होली मनाने आते हैं इस स्थान जी, पे, जी, तो कोशिश करूँगा कि बस पिताजी ने जो भी संस्कार दिए हैं जी, तो होली दीपावली हमेशा उसी संस्कार से मने। जी, और माता पिता से बड़ा कोई होता नहीं जी, है, बस माता जी को शक्ति मिलती रहे और पिताजी का आशीर्वाद बना रहे बस। और पूरा देश दुनिया जो है खूब जी, सब सुखी रहें और खूब सब मस्त रहें और सबके अच्छे परिवार चलें, सबका किचन अच्छा चले। बस होली मिलन का त्योहार है, होली प्रेम का त्योहार है, रंगों का होली त्योहार। रंगों का त्योहार है, खिलखिलाने का त्योहार है। हर एक दूसरे के अंदर बोलते हैं कि हर्षोल्लासित करने का त्योहार जी, है। जी, और बस मैं यही दुआ करता हूँ कि पूरा देश दुनिया जो है रंगों के सुख में हमेशा जीता रहे और आनंद रस सबके परिवार में बरसता रहे। एक पिता का कितना योगदान रहा आपके जो इस मुकाम पे आज है, वहां तक पहुंचने में पिता का कितना योगदान रहा? पिताजी का ही सारा योगदान मानता हूँ। जीवन दर्शन में गुरुजी बोलते हैं, एक गुरुजी एक जी, वो है हमारे पूज्य दद्दा जी, जी, जिनसे हमने जीवन दर्शन में आचरण संस्कार सीखे हैं। जी, और पिताजी के साथ बचपन से रह के खेती बाड़ी से लेके जितने भी घरेलू काम होते हैं वो सब करने के उनमें सब में साथ में काम किया। और आज की जितनी भी होलियाँ तो एक आध बार तो मिस हुई हो, कभी पैर में चोट आ गई, कभी किसी में, वो अलग बात है। जी, नहीं तो पिताजी के बगैर कभी कोई होली मनी ही नहीं। जी, और ये पहली होली है जो उनके लिए पूरा परिवार मना रहा है। तो बस यही कह सकते हैं कि जो कुछ भी मिला है, हिम्मत, मेहनत और जितनी भी डेयरिंग इस गांव में, जी, जो पिताजी ने अंदर संस्कार भरे, जब भी डरना कभी नहीं सिखाया, निर्भीकता हमेशा, और सच्चाई से दुनिया का सामना करने की जी, ताकत अगर दी जी, तो हमारे बगैर पढ़े लिखे पूज्य पिताजी ने दी थी। और वो उनके ही संस्कारों पे मैं जीवन भर चलूँगा। और मैं जब भी गांव आता हूँ तो हमेशा मैंने कभी जीवन में किसी की नकल नहीं की। जी, लेकिन आप विश्वास करिए कि पिछले 35 साल से तो हमें याद है जी, कि हम जब अपने गांव आते हैं तो हम अपने कपड़े जो वस्त्र हैं वो पिताजी के ही कॉपी करते हैं। और मेरे पिताजी की जहाँ जेब लगती थी वहीं मैं कोशिश करता रहता हूँ कि वो धोती और कमीज और टोपी और ये जेब भी वही लगवाते थे। जी, तो मुझे गांव में मुझे हीरो अपने पिताजी लगते हैं। तो मैंने गांव में कभी भी कोशिश की कि हमेशा जी। पिताजी के कपड़े कॉपी ये करके पिता के पहने। प्रति आपका प्यार है। वो जीवन भर रहेगा। और जी, जी, मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग कलाकार लोग हैं शकील भाई, जी, पूरी दुनिया में रंग बिरंगे कपड़ों से जी, सौभाग्य से आप लोगों जनता जनार्दन की कृपा से सजे रहते हैं। लेकिन जब गांव आते हैं तो हम अपने पिताजी के फॉलोअर होके अपने पिताजी की पोशाक पहनना पसंद करते हैं। और वही मुझे अच्छा भी लगता है। और अच्छा ये लगता है कि आप सबको मिला के, चाहे मीडिया हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जनता हो, खेती बाड़ी का इलाका है और लगभग ये रोहेलखंड मंडल जो हमारा है, जी, जिसमें 4-5 ज़िले हैं और बहुत सारी 25 तहसीलें हैं। और उस गांव से लेके हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च से जो है हमें एक अभिनेता के रूप में सबसे डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन जी, एक दूसरे का बढ़ाने में सौभाग्य मिला है कि हम मेहनत करते हैं, चाहे डायलॉग बोलते हैं, आप लाफ करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आपका हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी देर के लिए आनंद रस में बह जाता है। जी। वो जीवन भर वही करने की कोशिश करूँगा। इस बार चूंकि पिता के बगैर आपकी होली है, तो मुझे आपके पिता से जुड़ा एक किस्सा याद आता है जो वाकई में बहुत प्रेरणा देने वाला है।
कि जब आप छोटे थे तो शायद पिताजी ने आपके जो क्लास टीचर रहते उनसे कहा था जी। कि यदि ये पास होने लायक अगर पढ़ाई करें जी तो ही इनको पास करिएगा, अन्यथा जी। नहीं। ये पिताजी की मैंने अपने पूरे बॉलीवुड में, मेरी जन्मभूमि जी, कुर्रा है तो कर्म भूमि मेरी मुंबई बॉलीवुड है। जी और वो लाइन जब मुंशी जी से, हम लोग मास्टर जी, वो जो हमारे मुंशी जी जी थे, जी जी उनसे बोला था कि मेरा बेटा पास हो तभी पास करना। जी। तो मैंने माँ से जब शिकायत की जी। पिताजी की कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, जी तो पिताजी ने कहा कि अगर तुम पास होने लायक हो तो मुझे पता लगता रहे कि बेटा पास होने जी लायक है, तो मैं तब तक आपकी फीस निपटाता रहूँगा। जी और अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा पास होने लायक नहीं है जी तो मैं फीस ना निपटा के खेती बाड़ी के काम में जी पिता और पुत्र दोनों मिलके काम जी करेंगे। तो वो मेरे लिए लाइन नहीं थी, वो ऐसा लेसन था कि अभी भी बॉलीवुड में मैंने 3 साल टेलीविज़न किया और फिर 25 साल मुझे बॉलीवुड में हो जी गए। और मेरे सारे हीरो दोस्त हैं, जी सारी हीरोइनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सारे प्रोड्यूसर्स की बहुत डायरेक्टर्स, जी सभी पूरा जी परिवार, वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी कर्म का हो, वो हमारा परिवार है। और जिसके साथ बैठूं, लेकिन मेरे अंदर और बाहर हमेशा ये रहता है कि मुझे उसी समय फिल्म में काम देना जब मैं डिज़र्व करता हूँ। जी। अगर मैं आपकी फिल्म में डिज़र्व नहीं करता हूँ तो मुझे प्लीज़ काम मत और ये दीजिएगा। चीज आपके पिता ने बचपन में आप में भरी थी। बचपन में मेरे अंदर भरी, और आज भी मैं आगे जीवन में जब तक हूँ जी कि अगर मैं जब तक काम करने डिज़र्व करूँ तभी मुझे काम मत दीजिएगा। सहानुभूति मुझे काम मत दीजिएगा, क्योंकि सहानुभूति जो है एक आदमी को निठल्ला और शिव से खराब कर देती है। शव बना देती है। और मैं जब तक रहना चाहता हूँ तो शिव में रहना चाहता हूँ, और शिव में रहने वाला आदमी अपने कर्म पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है जी और ऊपर वाले के डायरेक्शन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। जी जी। एक पिता से जुड़ी बहुत पुरानी याद मुझे आपकी याद आ रही है कि उस जमाने में जब मेले लगा करते थे तो मेले देखने का बहुत शौकीन हुआ करते जी। थे। तो पिताजी, चूंकि बच्चों को हर पिता चाहता है रात को मेला देखने ना जाए, हम्म। तो आप रजाई को रोल करके पिलो रख के नहीं, ये और आप इस तरीके से सोते थे कि बेटा सो रहा है और आप मेले में होते थे। नहीं, क्या है, मेले में नौटंकी या जी जी कभी रामलीला, कभी जी नाटक। अब क्या है कि पिताजी को सुबह 4 बजे वो हमेशा उठ जी जाते जी थे। जी तो और हम लोगों का गांव के बच्चों के साथ तमाशा देखने की इच्छा, मेला देखने, जी चाहे कुर्रा का मेला हो, चाहे पिपरिया का मेला हो, चाहे बंडा का मेला हो, जी चाहे ढका का मेला हो, जी मतलब आसपास जितने गांव हैं, जी तो उसमें कि 4 बजे तो पिताजी उठ जाएंगे, लेकिन वो 10 बजे से 4 बजे तक का, क्योंकि 20 का जो टाइम है। जहाँ हम लोग सोते थे तो पिताजी उधर ही से निकलते थे। जी, तो वो जो अपनी अंदर की रजाई रोल करके उसको रोल जैसे किया, घर में कोई उसको सो रहा है। करके और ऊपर से जी रजाई डाल दी। जी और 4 बजने में 5 मिनट कम होते तो इन उसके अंदर में रजाई के अंदर होता जी था, जी ताकि जी पिताजी अगर टॉयलेट करने के लिए उठे तो उन्हें पता लगे कि हम सो रहे हैं। जी 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 तो ये डर था, जी डिसिप्लिन जी था। डिसिप्लिन। लेकिन सुबह सुबह हम बता जरूर देते थे कि जब आंखों में नींद भरी या कुछ है, पिताजी के जी साथ काम करने जी जाते तो, लेकिन अम्मा को पता होता था, जी तो अम्मा बता देती कि रात भर तमाशा देखा इन लोगों ने। तो हम जी तो कहते थे हमें पता था कि ये कुछ ना कुछ नहीं तो इनको जैसे काम रोज करते हैं जी वैसे आज नहीं कर रहे थे। जी 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 तो नींद भरी होती जी। थी। पिता आखिर पिता होता है। पिता आखिर पिता पिता होता है। आसमान है और जी माँ धरती है। जी जी और और हम बचपन से ही अगर यहाँ पे पहुँचे हैं जी तो मेरे समूह लोगों का जो है, टीचरों का योगदान है मेरी ज़िंदगी में, यहाँ से लेके और मुंबई तक, जी और करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद है। जी लेकिन मेरे अंदर पिताजी की हिम्मत और मेहनत जी मुझे और मिली, परिश्रम उनसे मिला, जी। और जीवन दर्शन दद्दा जी से मिला। अगर ये 2 आदमी मेरी जिंदगी में नहीं होते शायद आप तो यहाँ ना होते। हम भले अभिनेता कैसे भी होते, जी लेकिन हम व्यक्ति के रूप में यहाँ पे नहीं होते। जी और हमने अपने आप को व्यक्ति के रूप में सजाने में जी पिछले 20 वर्षों में जी एक रील तो हम जी रहे हैं रोज, जी लेकिन रियल में मुझे रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है और बहुत संघर्ष करना पड़ा है जी और बहुत फाइट करनी पड़ी है कि एक अभिनेता रियल इंसान होता है, और जब वो रील में होता है तो उसका पेशा होता है, पेशा होता है, प्रोफेशनल होता है। और जो इंसान की पेशगी रियल से होती है जी और पेशे की पेशगी जो होती है वो खेल से खेल होती से है। होती है। जी तो मैं खेल और जिंदगी के खेल में
जिंदगी क्या है, वो खेल क्या है, वो दोनों को रखने की कोशिश करता हूँ। उसमें बहुत सारा, बोलते हैं बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो वो तभी, लेकिन मुझे उससे बहुत हिम्मत मिली है और मुझे बहुत एक अपने आप के होने का, सेल्फ में होने का सौभाग्य मिला है। और सेल्फ जब खोजने लगे आदमी तो व्यक्ति और व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और भाई वो शायद वही सेल्फ खोजते। आज अपन जिस तरीके से ये जन्म, हमारा जब जन्म हुआ, हमारे पिताजी कह रहे थे वो छोटे थे तब भी ये पेड़ ऐसे ही था और ये आज भी ऐसे खड़े, और ये 500 साल बाद भी ऐसे ही होगा, हम नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि दद्दा जी, बड़ी अच्छी लाइन शकील भाई बोलते थे कि, क्योंकि दद्दा जी भी ब्रह्मलीन हो गए 2020 में, कि जीवन के इस रंगमंच में मरना और जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है, इसके व्यवस्थापक मत बनो, हम तो केवल इसके पात्र हैं। बहुत बड़ी बात है। तो पात्रता निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। दद्दा के बारे में आप अक्सर चीज करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दद्दा के बारे में नहीं पता है, तो आप थोड़ा दद्दा के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, दद्दा जी दद्दा एक ऐसे व्यक्तित्व से कि दद्दा जी ने बनारस में संस्कृत में भिक्षा मांग के अपनी दीक्षा और जो है वो पढ़ाई की, और वो हमारे दादा गुरु जी हैं स्वामी करपात्री जी महाराज, उनके शिष्य थे। तो कृपात्री जी जो है, उन्होंने दद्दा जी को आदेश किया था कि 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ राष्ट्र कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु आप बनाओ। और वो यज्ञ बहुत, कि अगर यज्ञ होता है उसमें रुद्र बनते हैं, अभिषेक होता है, पूजन होता है, भजन होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, हवन होता है, भंडारा होता है, और सर्व संभाव के तरीके से होता है, सर्व धर्म के लिए होता है। जो वहां आ गया वो 2 रोटी और 2 मतलब एक दूसरे को अच्छे शब्द, सब जन का, हर समाज, हर धर्म। और हमेशा ये यज्ञ होते हैं खुले आसमान के नीचे होते हैं, ताकि सार्वजनिक यज्ञ। तो हमारे पूज्य दद्दा जी ने 131 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ करवाए पूरे देश में, जिसमें 2000 से लगातार 2025 तक प्रयागराज की धरती पर हर माघ मेले में, हर अर्ध कुंभ में, हर कुंभ में पूरे विश्व के कल्याण के लिए दद्दा जी ने हमेशा यज्ञ करवाए। तो मैं, जब आशुतोष राणा जी जो हमारे NSD के हमारे सीनियर एक्टर थे, बड़े भाई की तरह हैं, वो दद्दा जी के शिष्य थे। दद्दा जी से मैं मिला और दद्दा जी ने हमें दीक्षा दे दी, और तब से लेके आज तक जो है कोशिश कर रहा हूँ कि कर्म करूं तो अभिनय के रूप में सुकर्म साबित हो, और धर्म करूं तो वो भी सुकर्म के रूप में पूरे देश के हर किचन में उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचे। और पॉजिटिव वाइब्रेशन को देने का काम, क्लासेस को मासेस में बदल के समानता का जो अधिकार जीने का हौसला, या साक्षात एक बार नहीं, मतलब 100 बार हम गवाह बने कि वो दद्दा जी में समानता का, कि जो दरी साहब के लिए बिछी है वही सेवक के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये बस ये सिखा दिया उन्होंने। तो अभिनय अब आप लोगों की दुआ से विश्व के लेवल पे अब पूरी दुनिया तो वैसे ही अब GPS है, तो नेशनल, इंटरनेशनल, बॉलीवुड, हॉलीवुड, रीजनल्स वुड, जहाँ रमता जोगी बहता पानी हूँ, जहाँ भी सिनेमा का अच्छा किरदार जीने का मौका मिला, कभी लेंथ के रूप में, कभी स्ट्रेंथ के रूप में, तो कोशिश करूँगा। और इन मेड़ों पेड़ों में अपना अस्तित्व जो बसा है, ये कोशिश करूँगा कि इनकी पहचान को पूरी दुनिया में। जिस तरीके से आप अपनी ज़मीन से जुड़े कलाकार हैं, अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरीके से कलाकार जो है अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ हो। नहीं, मुझे लग रहा है हर कलाकार को जुड़ना ही चाहिए, हर इंसान को जुड़ना चाहिए। आप कितनी भी कोठियाँ बना लें, लेकिन आपको कच्ची मेड़ों की रखवाली करनी पड़ती है, तो आप कच्ची मेड़ के चौकीदार हैं साहब। तो अगर कच्ची मेड़ के चौकीदार बनना है तो फिर आपको जड़ और ज़मीन और पेड़ और मेड़ से जुड़ना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि मेड़ से जुड़ना एक सौभाग्य, क्योंकि जन्म और मरण तो किसी को पता नहीं कि कहाँ जन्म होगा, कहाँ मरण होगा, लेकिन जन्म होने के बाद में जहाँ भी जन्म हुआ
तो ये महसूस करो कि यहाँ स्वर्ग नहीं है, अगर लेकिन दुनिया में स्वर्ग कहते हैं तो ये हमारी जमीन स्वर्ग से तो कम यही है, नहीं है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही आपने। आगामी जो आपका जो यज्ञ होने वाला है, जी, क्या दद्दा की शिक्षा से प्रेरित है ये? दद्दा की प्रेरणा से ही है, और उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री अनिल शास्त्री जी त्रिपाठी जी, जी, उनके सानिध्य में ये अपन यज्ञ संपन्न करने की जी, कोशिश जी, कर रहे हैं, जी, कि दद्दा जी की प्रेरणा से अनिल भैया के जो है सानिध्य में, जी, और दद्दा जी ने जो हमें शिवलिंग निर्माण और जिसमें पंच तत्व से जुड़ना बताते हैं, लगातार शिवलिंग निर्माण करते हैं तो आपकी धमनियां बढ़ती हैं, आपका पॉजिटिव ऊर्जा आती है, फिर आप रुद्र देते हैं, उनको स्वरूप देते हैं, फिर उनको जल चढ़ाते हैं, फिर उनको प्रणाम करते हैं, फिर उनको लेके, और यही जीवन है। तो धरती जलवायु आकाश से आप जुड़ भी लेते हैं और आपका भजन भी हो जाता है, क्योंकि हर आदमी जीवन भर न भजन नहीं कर सकता, और जीवन भर जो है कर्म 24 घंटे को 12 घंटे में 12 घंटे कर्म, और फिर आपके स्वास्थ्य के लिए और सोना सब मिला के तो सब साथ में चलता है, उसमें परिवार भी तो चलता है, बढ़ता है। अच्छा लगता है। जी, जी, क्योंकि मेरा ये मानना है शकील भाई, एक हमारे दोस्त हैं सैयद अब्बास भाई, जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। एक दिन बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि देखिए कि जीवन में एक पेड़ पे 50 चिड़ियां बैठी होती, जी, जी, लेकिन रात को कबूतर कबूतरों में सोने जाते हैं, कौवे कौवे में सोने जाते हैं, मतलब अपने दूसरी अपने अपने घोंसले में जाते हैं, अपने अपने घोंसले में जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसे ही लगता है परिवार की, सब जितने भी दुनिया में परिवार हैं अंश के, वो सब सुखी रहें, और जितने वंश हैं वो सब सुखी रहें, और मिलके पूरी दुनिया में सौहार्द और शांति और वसुधैव कुटुंबकम, और सारा संसार एक परिवार के रूप में अपनी अपनी रोजी रोटी साधन के लिए सब मिलके एक दूसरे को चैलेंज करो कि मैं भी रोटी कमाऊं, तू भी रोटी कमाए, लेकिन जब रोटी में पेट भर जाए तो सोने के लिए अपने अपने कबीले में। और हाँ, मतलब तो मैं प्रकृति के नियमों में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, और प्रकृति का प्रतिकृति वैसे हमारी नानी। तो जितने प्रकृति नियम से छेड़छाड़ की उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। नहीं तो हम अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो हम सरवाइव कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम कला के पुत्र हैं, और कला कहाँ बसी है? जलवायु अग्नि धरती आकाश पाताल में। तो हम प्रकृति हमारी नानी हो गई, तो बोलते हैं माँ से पंगा ले सकते हो, लेकिन नानी से पंगा नहीं ले सकते। कोई भी नानी का पंगा, नानी से पंगा लेना बहुत भारी पड़ता है। तो इसलिए मैं कला की सेवा करता हूँ और नानी को अपना छाता मानता हूँ, बस उनकी शरण बनी रहे। तो इस बार मनोरंजन कुमार साथ में है कि नहीं? बिल्कुल, हर समय मनोरंजन कुमार साथ में है, और एक प्ले करने जा रहा हूँ मनोरंजन कुमार ब्रैकेट में MRK उल्फ फिल्मोनिया, एक सोलो, हाँ MRK फिल्मोनिया, एक सोलो नाटक करने की बहुत दिनों से इच्छा थी, वो मिल गया है, निलय उपाध्याय जी ने लिखा है, उसको अब हम तैयार कर रहे हैं। तो उसमें नाम ही मनोरंजन कुमार, हाँ, तो ब्रैकेट MRK फिल्मोनिया। बहुत कम शब्दों में जानना चाहता हूँ कि शाहजहांपुर की जो ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री OCF है, और वहाँ से लेकर इतना जो सफर है आपने तय किया, तो कौन सी ताकत ऊर्जा रही, क्या सोच आपकी रही, बहुत कम शब्दों में? आई थिंक जो ऊर्जा ताकत थी वो आज वही लेके आज चल रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है शाहजहांपुर की धरती में वो ताकत है जिसमें ऊर्जा ही ऊर्जा है, बस भुलाना सीख। शहीदों की भूमि है, शहीदों की भूमि है, पावन पवित्र भूमि है, गंगा जमनी तहजीब की भूमि है, सब एक दूसरे को प्यार की भूमि है, सब मोहब्बत करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शाहजहांपुर की ज़मीन की जिस दिन ताकत समझ जाओगे तो हर घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा पूरे विश्व को निर्माण करने के लिए पैदा हो जाएगी। ये आपके अंदर बीज का पड़ा, ये रंगमंच का बीज, जो कलाकारी का बीज है शाहजहांपुर से? ये पहले मैं यहाँ पे गांव में जो नाटक और तमाशे देखता था, तो यहीं पे थोड़ा बहुत ऐसे छोटे छोटे बच्चे ऐसे छोटी छोटी प्रॉपर्टी लेके कुछ ना कुछ करते रहते, कुछ बजाने। फिर जब मैं शाहजहांपुर पहुंचा तो जब पढ़ाई करने लगा तो कृष्णा दादा जो हमारे और दिलीप आनंद जी ने हमें जरीब मलिक आनंद जी से मिलवाया, और जरीब मलिक आनंद जी ने जो है वो उस समय चला रहे थे कोरोनेशन आर्ट थिएटर। तो मैं एक अमेच्योर आर्टिस्ट के रूप में कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मैंने प्रॉपर 4-5 साल एक अमेच्योर आर्टिस्ट के रूप में काम किया, और इधर पैरेलल पढ़ाई की। और असली बीज
उस समय 89 में राजनीति भी शाहजहांपुर में करने लगा था, एक किशोरावस्था में, जी और अभिनय भी करने लगा था। तो एक नाटक था अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। उसने मेरे अंदर ये कि अब जो भी करूँगा वो आर्ट में करूँगा, अब जो भी आटा और आर्ट का कॉम्बिनेशन होगा, राजनीति निष्क्रिय भाव से और सक्रिय भाव से ये करूँगा। कलाकार में उस दिन बहुत तालियां मिली थी गोवर्धन दास के रोल में। उसके तुरंत बाद मैं क्योंकि ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री का आपने नाम लिया, उसमें मैं अप्रेंटिस के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। शायद 90 बैच में थे आप। 1990 में और 1991, तो 89 और 90 और 1991 ऐसे ये 2 साल का था। तो उस समय मुझे रामलीला में अंगद का रोल करने का मौका मिला। वो मेरा ठप्पा था जी, कल कि अब रंगमंच के लिए, कलाकारी के लिए। हाँ, वो मतलब क्योंकि वहाँ पे सब जितने भी रामलीला में काम करते थे सब रंगमंच के ही लोग हैं, जो वहाँ सर्विस करते हैं वो रंगमंच भी करते हैं। लेकिन गोवर्धन दास की भूमिका से शाहजहांपुर में स्थापित हुआ, सब पेपरों में खूब निकला, बड़ी तारीफ निकली। और उसके बाद में जैसे अंगद का रोल मिला, वो मेरे लिए अंगद जो है मनोरंजन कुमार जैसे, अब वो अंगद मेरे लिए ऐसी प्रेरणा बना कि पैर जमाया जब अंगद ने, तो रावण का दरबार हिल गया। उसका विश्वास था कि ये राम का पैर है। तो मुझे लगता है मनोरंजन की फील्ड में वो पता नहीं कैसी, मैं तो वो अंगद तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि वो दुनिया पात्र आपके अंदर ऊर्जा भरी, लेकिन मनोरंजन के अंगद के रूप में जो है वो ऊर्जा आज भी ऐसी लगती है कि कल बीज बनाओ, नहीं मिलता जी ऊर्जा। और अभी हाफ सेंचुरी आप लोगों की दुआ से हुई है जी। और 500 चरित्र जीने का नुक्कड़ नाटक से लेके और मंच से लेके अभी मंच से लेके और टीवी से लेके और फिल्मों तक, लेकिन 500 चरित्र जीने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी तो पैर जमाने का मौका मिला है। अब कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस जो सीखी हैं पूरी हाफ सेंचुरी में वो देश दुनिया के चरणों में रख पाओ, उनका आशीर्वाद मिल पाए। आखिर में मैं जानना चाहूँगा, आजकल जो यूथ है जो आपकी तरह तैयारी कर रहा है, जैसे उसको हास्य अभिनेता बनना है, कलाकारी क्षेत्र में जाना है, तो उनको किन बातों ध्यान रखना है? कैसे बीज बनना है, पेड़ नहीं बनना है। पेड़ बनोगे मिट जाओगे, पेड़ कभी बीज बनना है। बीज ही बनो, पेड़ बन नहीं सकते हो क्योंकि कला का आकार बहुत बड़ा आकार है। आप भी कलाकार हो, ये अपनी अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। हम अगर इधर नहीं होते तो इधर बैठे होते, आप इधर, क्योंकि लगभग 10-12 ब्रांचेज हैं अभिव्यक्ति की, उसमें एक हमारी डिजिटल मीडिया भी और ये पूरी पत्रकारिता जुड़ी हुई है, नारद जी से जुड़ी हुई है। तो बीज बनने में सीखने की बड़ी क्षमता होती है। और हम एक नाटक करके या एक टेलीविजन करके या एक फिल्म करके जो अपना आउटस्कर्ट दिखाते हैं ना, तो बहुत कमजोर वृक्ष दिखते हो आप। और लेकिन जब बीज बने रहते हो तो इतना सींचा, इतना आपके अंदर 3 डायमेंशनल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और लोग बहुत हल्के में लेते हैं कि अगर आप अच्छे दिख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे तो अभिनय कर लो। नहीं साहब, गलतफहमी रहती है। गलतफहमी है। एक अभिनेता को 3 डायमेंशनल नॉलेज होनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान संबंधी से लेके देश दुनिया संबंधी की हर चीज में उसकी लर्निंग पावर होनी चाहिए। और लर्निंग कहाँ होता है सर? जब आप स्टूडेंट होते हो, बच्चे होते हो, बीज होते हो, और जैसे आपके अंदर एटीट्यूड आ जाए, तू सिखाएगा मुझे, तो फिर वहीं से डाउनफॉल, क्योंकि कोई भी संपूर्ण नहीं है। हम सुबह सुबह उठते हैं, आज हमारा मूड कुछ और कह रहा है, कल सवेरे एवरीडे इज लर्निंग डे, कल कुछ और बोलूंगा। तो जैसे जैसे हम भी सीखते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं अपने टूटे फूटे शब्दों में आपके पास रखें। लेकिन अगर दुनिया अपूर्ण है तो इस बात का विश्वास करिए, संपूर्ण कोई नहीं है। जिसने जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया है वो उसको एक दिन उत्तर दक्षिण का जाना है, जिसके मतलब संपूर्ण कोई नहीं। तो संपूर्ण जब कोई है ही नहीं तो अपूर्ण से जितनी कोशिश कर पाओ निपुण बनने की कोशिश करो। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत